मम्मी ने मेरे लिए लड़की पसंद कर ली। इस बात का पता मुझे आज सुबह चला जब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते वक्त उन्होंने मुझ पर मुबल्लिग फरमान जारी किया। देखो राजीव, अब जल्द से जल्द मैं तुम्हारा विवाह कर देना चाहती हूँ। इस मामले में अब भी बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो मुझे बताओ, अन्यथा मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है। अच्छा, कौन है वो? मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा। अपनी संध्या। और कौन? खूबसूरत और बुद्धिमान होने के साथ साथ संस्कारी भी है। उससे अच्छी लड़की भला कहाँ मिलेगी तुम्हें? ठीक है मम्मी, मैं जल्द ही सोच कर बताऊंगा, कहकर मैं ऑफिस के लिए निकल पड़ा। संध्या मम्मी की सहेली मालती आंटी की बेटी है। अक्सर उसका हमारे घर आना जाना लगा रहता है। मैं जानता हूँ मन ही मन वो मुझे चाहती है, किंतु मेरा दिल तो ऋतु पर अटका हुआ है। 1 साल से ऋतु मेरे ऑफिस में काम कर रही है। शुरू में वो बहुत कम बात करती थी, काम के दौरान भी कुछ खोई खोई सी रहती थी, जिस कारण मैं कभी कभी चीख चीख कर उठाता था। फिर अचानक उसमें बदलाव आने लगा। काम में रुचि लेने के साथ साथ वो मुझसे खुलने भी लगी थी। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती बढ़ती गई। अक्सर मैं उसे कॉफी पीने का ऑफर देता, जिससे कभी वो जो झिझकते हुए स्वीकार करती तो कभी मना कर देती। उसका साथ मेरे लिए महत्वपूर्ण होने लगा था। ऋतु कोई आम लड़की नहीं थी। सागर की गहराई लिए हुए उसका शांत गंभीर स्वभाव किसी को भी बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेता। अपने बारे में वो बहुत ही कम बात करती थी, और फिर वायरल फीवर के कारण जब वो 1 सप्ताह ऑफिस नहीं आई तब मुझे एहसास हुआ कि ऋतु के प्यार का बीज मेरे हृदय में अंकुरित हो चुका था। मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता। और आज जब मम्मी ने विवाह की जल्दबाजी दिखाई तो मैंने सोचा, मन की गहराई में कैद अपनी चाहत को ऋतु के साथ समक्ष उजागर करने का समय आ गए। शाम को मैंने उसे कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या थोड़ी देर के लिए मेरे साथ कैफेटेरिया चल सकती हो? वो सहमत हो गई। कैफेटेरिया पहुंचकर मैंने कॉफी का ऑर्डर दिया। उसकी सुंदर मुखड़े को निहारते हुए पूछा, कैसी हो ऋतु? मैं ठीक हूँ, आप कहिए क्या कहना चाहते हैं? हिम्मत करते हुए भावुक स्वर बोला, माँ ने मेरे लिए लड़की पसंद कर ली है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तुम्हारी आंखों में अपना भविष्य तलाश कर रहा हूँ। मेरी आस की डोर तुमसे बंधी हुई है। इतनी आस लगाना ठीक नहीं है। आस टूट गई तो उससे मिली पीड़ा का अंत नहीं होगा। ऋतु की आंखें भी भर आई। वो बोली, मैं विवाहित हूँ। क्या? मेरे सिर पर मानो आसमान गिर पड़ा हो सकते की हालत में जबान तालू से चिपक कर रह गई। अचानक उसके और मेरे बीच खाई उत्पन्न हो गई थी, जिसे अब पाटना संभव नहीं था। मैंने कुछ बोलना चाहा, किंतु लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति जुबान को पीछे खींच रही है। बड़ी मुश्किल से स्वर मुख से निकले, आई एम सॉरी ऋतु, किंतु तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम शादीशुदा हो। तुमने कभी अपने पति का जिक्र भी नहीं किया। कैसे करती? पिछले 1 साल से मैं और मेरे पति निखिल अलग रह रहे हैं। यह मेरे लिए दूसरा सदमा था। बुरा ना मानो तो क्या मैं वजह जान सकता हूँ? ऋतु कुछ पल सिर झुकाए कॉफी से उठते हुए धुएं को देखती रही, फिर बोली, झगड़े की कोई बात नहीं थी। छोटी छोटी बातें मिलकर बड़ी बन गई। दरअसल हम दोनों के बीच छोटी छोटी बातों में उनकी ना आगे आना, बात बात में नाराज होना मुझे परेशान कर देता था। वे चाहते थे घर में सब कुछ उनके हिसाब से चले। कहाँ जाना है, क्या करना है, इसका फैसला वही करते हैं। मेरी पसंद नापसंद और इच्छा उनके समक्ष कोई अहमियत नहीं थी। उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ हो जाता तो वो आसमान सर पर उठा लेते थे। मैंने कभी प्रेम से तो कभी क्रोध से समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन निखिल पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि उनके साथ उनके बॉस भी लंच पर घर आएंगे। निखिल ऑफिस चले गए और मैं किचन में व्यस्त हो गई। तभी घर से मम्मी का फोन आया कि पापा सीढ़ियों से गिर गए, उन्हें बहुत चोट भी आई थी। मैं बुरी तरह घबरा गई। निखिल को फोन पर सारी बात बताकर बॉस का लंच कैंसिल करने के लिए कहा। वो क्रोधित हो उठे। उन्होंने मुझसे शाम को मायके जाने के लिए कहा, किंतु उस समय मुझे एक पल के लिए भी रुकना ठीक नहीं लगा। मैं अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ। आप ही बताइए राजीव, उस समय मेरा जाना सही था, ये गलत था? मैंने निखिल को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु हम दोनों ही अपनी जिद पर अड़े हैं। मैं चाहती थी कि निखिल मुझे खुद लेने आए। मैं सोचती थी कि जिस इंसान को अपनी पत्नी के भावनाओं की कदर नहीं, वह तो मुझे बस अपनी इच्छा पूर्ति की एक मशीन समझता है। उसके साथ पूरा जीवन गुजारना कितना मुश्किल है। किंतु ऋतु ने एक ठंडी सांस ली, किंतु मैंने उसे सवालिया नजरों से देखा। अब लगता है भूल मेरी भी थी। मुझे निखिल के पास वापस चले जाना चाहिए था। क्या मतलब? देखिए राजीव, वक्त एक अजीब मरहम होता है। बड़ी से बड़ी घटना का दर्द भी कम कर देता है। कल तक निखिल के मुख से निकली बात मेरे हृदय को लहूलुहान कर गई थी, पर आज वही बात मुझे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। पति पत्नी के बीच तो ऐसे झगड़े चलते रहते हैं। सच पूछा जाए तो दूसरा उसे संभाल कर सही राह दिखाता है, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया। निखिल तो यूं भी बहुत गुस्से में थे। ऐसे में मैं ही झुक जाती तो क्या छोटी हो जाती? कम से कम घर बिखरने से तो बच जाता। अब क्या है, इस बुढ़ापे में मम्मी पापा बस मेरी चिंता में रहते हैं। ऋतु, मैंने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा।
मैं घर लौट आया था, ऐसा परिणाम होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ऋतु को लेकर जो सपना संजोए था एक ही झटके में टूटकर बिखर गया। निराशा के आलम में आधी रात को घर से निकल पड़ा। सुनी सड़क पर ना जाने कितनी दूर तक चलता रहा और जब थक कर चूर हो गया तो एक बेंच पर जा बैठा। मैंने आंखें मूंद ली। मैं चाहता था इतना थक जाऊं कि विचारों का आना जाना रुक जाए, दिमाग सोचना ही बंद कर दे। कितनी ही देर तक यूं ही बैठा रहा। धीरे धीरे अंधेरा छटने लगा, धूप चढ़ने लगी, चिड़िया की चहचहाहट सुनाई देने लगी थी। मंद मंद हवा चल रही थी। मैंने आंखें खोली, सामने लगे गुलमोहर और अमलताश के वृक्षों से छन कर आती सूर्य की किरणें वातावरण से आंख मिचोली कर रही थी। बड़ा ही प्यारा दृश्य था। प्रकृति के इस रूप को देखकर मैंने सोचा प्रकृति में ईश्वर का वास होता है। उस वक्त मुझे इसका गहराई से एहसास हुआ। फिर क्यों नहीं इंसान भाव से कर्म करता, हर किसी से अपेक्षा ही क्यों करता है। इंसान के मन में तो ढेरों भावनाएं जन्म लेती है, सभी पूरी हो यह मुमकिन तो नहीं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर देना समझदारी होगी। उसकी मदद करने के विचार से मन में एक अजीब सा खुशी महसूस हुआ। शांत मन से मैं घर आ गया। घर में मम्मी पापा मेरे लिए चिंतित हो रहे थे। मैंने उनसे अपनी और संध्या की शादी के बाद आगे बढ़ाने के लिए कहा तो उनके चेहरे पर राहत भरी मुस्कान तैरने लगी। मैंने पता लगाया मेरी बहन का देवर पवन और निखिल एक ही सोसाइटी में रहते हैं। पड़ोसी होने के साथ साथ दोनों अच्छे मित्र भी थे। पवन के सहयोग ने मेरे काम को आसान बना दिया। उसने निखिल से मेरा परिचय कराया। कभी आए दिन वह शाम को मुझे अपने घर आमंत्रित किया। मेरी निखिल के साथ दोस्ती भी बढ़ा दी। ऋतु की भांति निखिल भी काफी शांत रहता था। लगता था इस खामोशी के पीछे पीड़ा छिपी हुई है। दिन बीतते गए। एक शाम में निकल के घर पहुंचा। मुझे देखकर मुस्कुरा कर बोला, काफी देर से बोर हो रहा था, अच्छा हुआ तुम चले आए। मैंने पूछा, क्या भाभी जी घर पर नहीं है? उसका चेहरा उतर गया है, मायके गई हुई है। क्या बात है, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो? बुझे स्वर में वो बोला, कल से थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। अरे तो भाभी जी को बुला लो ना, मैंने लापरवाही से कहा। कैसे आएगी वो? मैंने कोई रास्ता ही कहाँ छोड़ा। क्या मतलब? मैंने चौंकने का अभिनय किया। निखिल ने वही कहानी दोहराई जो मुझे ऋतु सुना चुकी थी। फिर निखिल बोला, गलती मेरी थी, उसने तो मेरे साथ एडजस्ट करने का प्रयास किया किंतु मैं अपने अहंकार में खोया रहा। जब तक अपनी भूल समझ में आई बहुत देर हो चुकी थी। तुमने उन्हें वापस लाने का प्रयास नहीं किया। चाहता तो बहुत है, ऋतु को मना कर घर वापस ले आओ। वह भी शायद यही चाहती थी, किंतु सच कहूँ तो उनका सामने कैसे करता। उसके माता पिता ने मुझे हमेशा इज्जत दी और मैंने उनकी बेटी के साथ ऐसा सलूक किया कि उसकी यह बात उसके दिल के गहराइयों से निकले कि उसको विश्वास दिला रहे थे कि भविष्य में उसके साथ रहेगा। मैं बोला, निखिल कहते हैं चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं घर लौट आया। अगले दिन ऑफिस में मैंने कहा, इस रविवार को मेरा जन्मदिन है, घर में एक छोटी सी पार्टी है, तुम आओगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। वो मना करने के बाद भी तैयार हो गई। पार्टी में आने के लिए पवन और निखिल को भी मैंने आमंत्रित कर दिया था। रविवार के दिन मम्मी पापा को मैंने मार्केट भेज दिया। 8 बजे पवन निखिल को लेकर आ गया। मैंने उससे कहा, मैं और पवन मम्मी पापा को लेने जा रहे हैं, तुम यहीं रुको, कोई गेस्ट आए तो उसे बैठाना। हम दोनों बाहर निकल गए। कुछ देर बाद ऋतु ने ड्राइंग रूम में कदम रखा और वो एक दूसरे को देखकर हक्के बक्के रह गए। ऋतु तुम यहाँ? आश्चर्यचकित कठिनाई से बोली और इधर उधर देखने लगी। वो उसके करीब आया, उसका हाथ थाम कर भावुक स्वर में बोला, मुझे क्षमा कर दो, ना जाने क्या क्या बोल गया। और किंतु यकीन करो, जिस दिन से तुम गई हो कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब पश्चाताप की अग्नि में मैं ना जला। तुम्हारे पास ना आने का मेरा अहंकार था जो तुम्हारी मम्मी पापा का सम्मान करने से रोकता था। रात दिन यह विचार मन को चलता रहा कि अगर तुम्हारे पापा के स्थान पर मेरे पापा को इतनी चोट आई होती तब भी क्या मैं ऐसा ही बात करता। जब तक तुम पास थी तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की, सदैव तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाता रहता और जब तुम दूर चली गई तो कहते कहते निखिल के आंखों में आंसू बहने लगे। ऋतु निखिल कंधे से लग पड़े। मैंने ही क्यों आपकी बात को दिल से लगा लिया। प्लीज ऋतु अब घर चली आओ वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। निखिल ने ऋतु को अपनी बाहों में समेट लिया। खिड़की के बाहर राजीव मुस्कुरा दिए। सच तो ये है, जीवन में हर व्यक्ति को सुख की तलाश है, किसी को पाने में मिलता है तो किसी को देने में, किंतु वास्तविक सुख की अनुभूति तो देने में ही है। ऋतु और निखिल को उनकी मंजिल तक पहुंचाकर मेरी तलाश पूरी हो गई। आपको मेरी एक कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। ड्राइंग रूम।